फर्स्ट हम लेंगे गुणात्मक विधियां, उच्चावच से निरूपण की गुणात्मक विधियां। गुणात्मक विधियों के अंदर रंग विधि, टिंटलेयर, हैशूर और पहाड़ी छायांकन विधियों को हम लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणात्मक गुणात्मक से मतलब क्या होता है। गुणात्मक से मतलब होता है गुण, गुण के आधार पर। मात्रात्मक यानी कि मात्रा के आधार पर जिसको हम माप सकते हैं। गुण यानी कि जिसको हम माप नहीं सकते। जैसे सेकेंड ईयर के अंदर आप प्रैक्टिकल में स्टैटिक्स पढ़ोगे, सांख्यिकी स्टैटिक्स। जब सांख्यिकी आप पढ़ोगे तो उस सांख्यिकी के अंदर आप माध्यिका पढ़ोगे, माध्य पढ़ोगे, बहुलक, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन आप पढ़ोगे। तो आपको ये क्वेश्चन स्टैटिक्स में दिया गया कि निम्न आंकड़े दिए गए हैं, या आपसे ये कहा जाए कि आपकी क्लास के अंदर सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है, सबसे ईमानदार स्टूडेंट कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए आपकी क्लास के अंदर सबसे बुद्धिमान बच्चा कौन है। आप कहोगे कि सर सारे ही बुद्धिमान है, हम तो सारे ही बुद्धिमान है, हम सारे ही ईमानदार। इसको थोड़ी मापा जा सकता है कि कौन ईमानदार है कौन बुद्धिमान है, इसको नहीं माप सकते। मैं किसी को कहूं कि ये बच्चा डल है, डल है तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि ये डल क्यों है, मुझे कुछ ना कुछ तो कारण उसके बताने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। और वो कहेगा ये कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है कि आप मुझे डल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जिसको हम माप नहीं सकते वो हमारी गुणात्मक विधियां हैं, जिसको हम माप सकते हैं वे हमारी मात्रात्मक विधियां है। तो सबसे पहले हमारी आती है कलर मेथड, रंग विधि। आपने विश्व का, राजस्थान का, भारत का, एशिया का, कॉन्टिनेंट्स एंड जो ओशियंस हैं उनके मैप आपने देखे। जब मैप आप देखते हो अलग अलग टाइप के मैप आते हैं, फिजिकल मैप आते हैं, पॉलिटिकल मैप आते हैं। जब आप मैप देखते हो, विशेषकर हम बात करें फिजिकल मैप की, तो आप देखते हो कि मैप के अंदर कुछ कलर आपको दिखाई देते हैं, कुछ कलर आपको दिखाई देते हैं। आप देखते हो कि उसके अंदर सफेद भी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भूरा भी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हरा भी दिखाई दे रहा है। तो ये भूरा और हरा ये किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये कलर्स जिस हम जो मैप होता है उसके साइड में एक इंडेक्स भी बना हुआ होता है कि पर्टिकुलर कलर इस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार जो एक मैप के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर इस कलाकृतियों के अंदर जो टोपोग्राफी है हमारी, उनको दिखाने के लिए पर्टिकुलर एक कलर का हम यूज में लेते हैं। जैसे रंग विधि के अंदर यही किया जाता है कि मैदानों के लिए हरा कलर, यानी कि जितना भी प्लेन है, मैदान है, उसको हम हरे कलर से प्रदर्शित करते हैं। माउंटेन है, पर्वत को भूरे से, और हिम आच्छादित प्रदेश जो है बर्फ से ढका हुआ है उसको हम व्हाइट से कर देते हैं। समुद्र के लिए, ओशियन के लिए नीला, ब्लू कलर प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ठीक है, अच्छी बात है, इससे हमें यह तो अनुमान हो जाता है कि धरातल का कितना या लगभग कितना भाग मैदान है, प्लेन है, कितना भाग माउंटेन है, कितना पार्ट्स पे ओशियन है, कितने पार्ट्स पे आइस है। ये तो हमें एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दोष है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां विद्यमान है, जैसे हम प्लेन की बात करें, माउंटेन पर्वत की बात करें, पर्वत पे अनेक नदियां निकलती हैं, अनेक नदियां अनेक प्रकार की टोपोग्राफी स्थलाकृतिक बनाती हैं। जैसे कि हम बात करें गोर्ज, कैनियन, वैली। तो ये जो इस प्रकार की जो ये स्थलाकृतियां हैं, ये सारी की सारी विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, क्योंकि हमने एक ही कलर से जो मैदान है, प्लेन है, उसको एक ही कलर से भर दिया। जो ब्राउन कलर है हमने उसको एक ही कलर से कर दिया, और हम जानते हैं कि ब्राउन कलर किसके लिए आता है, माउंटेन के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि ये माउंटेन है, ये भूरा कलर है, ब्राउन कलर, क्या यहाँ पर हिमालय माउंटेन कहाँ है? हमें यहाँ इस कलर करने से हमें किसी प्रकार की ऊंचाई का बोध नहीं होता।
एक तो जो विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी लुप्त हो जाती है, हमें ऊंचाई का जो हाइट है उसका भी बोध नहीं होता, सब एक समान हो, चाहे ऊंचा है चाहे वह नीचा है। इसलिए यह विधि हम कहें उतनी सक्सेस नहीं रही, इस विधि से हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं। जैसे आगे मैं इसको दिखाता हूं। नेक्स्ट, इसी का परिवर्तित रूप हम कह सकते हैं स्त्री वर्ण, लेयर टेंट। स्त्री वर्ण, हिंदी में देखो ये रहा वर्ड स्तर वर्ण, लेयर टिंट्स, स्तर वर्ण, लेयर टिंट्स। नंबर 5 पे रहा स्तर वर्ण। ये देखो ये क्या चीज है स्तर वर्ण? हमने जो रंग विधि, जो कलर मेथड है उसके अंदर हमने पढ़ा कि ऊंचाई का हमें बोध नहीं होता, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसके अंदर लुप्त हो जाती है। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, आप देख रहे हो ये आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखो ये इंडेक्स, इंडेक्स क्या, हाइट इन मीटर्स अबोव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, मोर देन 3 मीटर्स, 200, बिटवीन 200 एंड 300, 100 एंड 200, लेस देन 100। इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, उसके अनुसार हमने क्या किया, ये जो पार्ट है इसको ऊपर की तरफ दर्शा दिया और कलर कर दिया। अब देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर है, इसका मतलब यहाँ हाइट ज्यादा है, ये कलर किया। यहाँ हमारे पास ये जो कलर है इसका मतलब 200 300, ये 200 200, ये सबसे नीचे। यानी कि ये जो डायग्राम है इससे हमें ऊंचाई का बोध होता है। जो हमने बात की कि हिमालय पर्वत भी ब्राउन कलर से है और जो हमारा रघुनाथगढ़ है वह भी ब्राउन कलर से है, हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ हाइट ज्यादा है कहाँ कम। यदि इस प्रकार का कलर किया हुआ है उसमें हमने डिवाइड कर लिया कि 6000 से लेके 9000 तक हम पर्टिकुलर कलर इस हाइट के लिए करेंगे, तो उससे हमें एक मोटा सा अनुमान ये हो जाएगा कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो इसमें क्या, एरिया ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर शोन यूजिंग डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो एरिया है ऊंचाई वाला उसको हम अलग कलर से प्रदर्शित करते हैं। ब्राउन है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। तो यानी कि जो हमने उसके अंदर बेसिकली मूलतः दो कमियों की चर्चा की थी, एक जो टोपोग्राफी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी है वो लुप्त हो जाती है, इसके अंदर भी लुप्त हो जाती है, लेकिन दूसरा जो हाइट का इश्यू था वो इसके अंदर कुछ शोल हो जाता है। नेक्स्ट विधि की हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो हमारी है हैशूर विधि। हैशूर विधि, तो हमने देखा कि उसके अंदर हमें जो विधियां हमने पढ़ी अब तक उसमें हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा कि कितनी ऊंचाई है, कहाँ स्लोप कम है, कहाँ स्लोप ज्यादा है, हमें इन चीजों का अनुमान नहीं होता। तो हैशूर विधि किसने दी? ऑस्ट्रिया के लेहमान एक सैन्य अधिकारी थे, आर्मी के अंदर थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट या कंट्री दोनों है, ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर है। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे लेहमान। लेहमान ने इस हैशूर विधि का आविष्कार किया, लेहमान ने। तो इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर महीन व खंडित रेखाएं खींची जाती है, यानी कि छोटी छोटी महीन व खंडित रेखाएं इसके अंदर खींची जाती है। इन महीन खंडित रेखाओं से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या हुआ कि हम माउंटेन है, पहाड़ी है, उसके ऊपर वाले हिस्से में स्लोप हमेशा ज्यादा रहता है, डीप स्लोप होता है ऊपर वाले हिस्से के अंदर। तो जहां स्लोप, ढाल बहुत ज्यादा होता है, स्लोप बहुत ज्यादा होता है, वहां ये रेखाएं पास में खींची जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो वहां ये रेखाएं पास पास खींची जाती हैं। पास पास खींचे जाने से मतलब यह है
कि उस जगह पे स्लोप ज्यादा है, और जहां दूर दूर खींचे जाएंगे इसका मतलब स्लोप वहां कम है, और जहां बिल्कुल प्लेन है इसका मतलब वहां स्लोप नहीं है। जैसे और जहां ढाल स्लोप बहुत ज्यादा होता है उस भाग को हम ब्लैक कर देते हैं। जैसे ये वाली जो आप स्लाइड में देख रहे हो, ये कौन सी है? ये हमारी है हेशूर विधि। हेशूर विधि के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि महीन छोटी छोटी रेखाएं खींची जाती। जैसे ये जो मेरा कर्सर है यहाँ आप देख रहे हो, मैं कलर रेड तो इसमें है, दूसरा चूज कर लेता हूँ, रेड के अलावा मैं चूज करता हूँ, येलो ले लेता हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो महीन रेखाएं, छोटी छोटी जो रेखाएं हैं ये पास में खींची गई है। इसका मतलब यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि कोई पहाड़ी की चोटी है वगैरह उस टाइप में। लेकिन ये जो ये वाली है, ये वाली तो बहुत पास पास में है। लेकिन ये जो बाहर वाला जो सर्किल राउंड मैंने बनाया है, ये देखो ये इसकी दो रेखाओं के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ और ही डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ कम है दो के बीच में, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बीच का जो स्थान है कुछ भाग ये हमारा जिसके अंदर लाइंस नहीं खींची गई हैं, खाली छोड़ दिया गया है। येलो कलर शो नहीं हो रहा, ठीक, मैं दूसरा लेता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ मैं। दोबारा ये मैंने ब्लैक लिया। देखो ये जो ब्लैक है, ब्लैक मैंने जहां किया, ये जो महीन रेखाएं हैं ये रेखाएं पास पास में नजदीक है। नजदीक का मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है, यानी कि ये भाग है, हम कहें कि कोई माउंटेन है, पहाड़ी है, उसका चोटी वाला भाग है, यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा है। इस टाइप का एग्जाम्पल दिया मैंने, इस टाइप का पार्ट है। इसके बाहर की साइड के अंदर हम ये देखेंगे तो बाहर की साइड में हम देख रहे हैं कि इन रेखाओं के बीच के अंदर जैसे कि ये वाला गैप बहुत ज्यादा है। गैप बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ स्लोप बहुत कम है। तो इस विधि में ये समझाने की कोशिश की है कि कौन सा भाग ऊंचा है, कौन सा भाग समतल है, कौन सा भाग नीचा है। और जहां समतल है वहां इन्होंने खाली छोड़ दिया। जैसे ये बीच वाला पार्ट है, ये इन्होंने खाली छोड़ दिया, इट मीन्स ये पार्ट समतल है, ये भाग समतल है। अब देखो इसका भी ऊपर वाला ये पार्ट छोड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये पठार हो, प्लेट्यू चोटी होती तो क्या करते, बीच में से स्टार्ट हो जाता। हो सकता है कि ऊपर का पार्ट इसका प्लेन हो, समतल हो। तो इस प्रकार इसके अंदर समझाने की कोशिश की है कि यदि स्लोप ज्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगा, तो हमें जो लाइंस हैं बिल्कुल नजदीक बनाएंगे, और जहां स्लोप कम होगा वहां हम लाइंस दूर दूर बनाएंगे। और यदि स्लोप बहुत ज्यादा है, लगभग 45 डिग्री से ज्यादा है, तो हम उसको पूरे को ब्लैक कर देते हैं, पूरे को काला कर देते हैं। तो इस प्रकार हेशूर विधि के अंदर ऊंचा भाग नीचा भाग समझने में हमें आसानी हुई, लेकिन यह विधि भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। जैसे हम बात करें इसके अच्छे पक्ष की, तो अच्छे पक्ष में हमें ये मालूम चल जाता है कि जहां रेखाएं पास पास है इसका मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है, जहां रेखाएं दूर दूर हैं स्लोप बहुत कम है। ढाल का हमें इससे मालूम चल जाता है। और जहां बिल्कुल प्लेन है, यानी कि कुछ लाइन नहीं है, इसका मतलब वह एरिया प्लेन है, समतल है। तो इस विधि से हमें ढाल का अनुमान हम सरलता से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी विधि द्वारा छोटी छोटी स्थलाकृतियां को दर्शाने के लिए यह विधि एक उपयुक्त विधि है। छोटी छोटी जैसे कि गोल रंध्र हैं, कटके हैं, ये इससे आराम से दिखाई जाती है। एक बड़े पार्ट को हमें दिखाना हो तो ये विधि सक्सेस नहीं है। छोटे के अंदर हम दिखा सकते हैं, बड़े में सक्सेस नहीं है।
इसके कमियां क्या है? इसकी कमियों की हम यदि बात करें तो इसमें एक तो ये छोटी छोटी महीन महीन लाइन्स हम बनाएंगे, लाइन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा, इसमें किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई तथा वास्तविक ढाल का पता नहीं चलता। आप समझ रहे हो, हमें ये तो मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ढाल ज्यादा है, यहाँ पे ढाल कम है, लेकिन वास्तव में उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा। वास्तविक ढाल का पता नहीं चलता। ढाल ज्यादा है, 45 डिग्री से ज्यादा है तो हम उसको ब्लैक कर देते हैं। अब 45 से ज्यादा तो खूब होता है। कितना ढाल है, हमें 60 है, 50 है, 55 है, कितने डिग्री है, हमें इसका मालूम नहीं चलता। इस प्रकार हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर अनेक दोष पाए जाते हैं जो आप इसमें देख रहे हो। तो ये विधि भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट विधि आई पहाड़ी छायाकरण, हिल शेडिंग। पहाड़ी छायाकरण, हिल शेडिंग। आपने देखा होगा वर्तमान में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हो कि मैं क्लास ले रहा हूं, आप भी क्लास अटेंड कर रहे हो। शुरू के अंदर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम के अंदर हमारे पास जो कैमरे थे, कैमरे कौन से थे? ब्लैक एंड व्हाइट की फोटो ब्लैक और व्हाइट आती थी। तो ये जो पहाड़ी छायाकरण विधि है, ये जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, वैसा ही फोटोग्राफ इसमें हमें मिलता है, वैसा ही ये हम बनाते हैं इसके अंदर। इसमें ये किस पे आधारित है? ये एक्चुअली जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश के ऊपर आधारित है। यानी कि लाइट हम यदि ऊपर से हम जैसे कि लाइट गिरा रहे हैं या किसी भी कोने से हम लाइट को गिरा रहे हैं, तो जो लाइट है, प्रकाश में रहने वाले भाग हल्की छाया से दिखाते हैं, और जो उसके सामने जैसे लाइट है, उसके सामने वाला पार्ट तो क्या लाइट के अंदर आएगा, लेकिन उसके जो पीछे वाला पार्ट है वह वहां क्या रहेगा? वहां अंधेरा रहेगा, डार्कनेस रहेगी। तो वहां अंधेरा रहेगा तो वहां हम क्या करते हैं? वहां हम काला कर देते हैं। उस भाग को हम क्या करते हैं? उस भाग को हम काला कर देते हैं। तो जो प्रकाश है, लाइट है, वह पार्ट तो हमें कैसा दिखाई देता है? वह पार्ट तो हमें व्हाइट दिखाई देता है। और जो भाग अंधेरे में रहता है वह भाग हमें कैसा दिखाई देता है? वह भाग हमें काला दिखाई देता है। तो जो फोटोग्राफ्स है, तो फोटोग्राफ्स हमें ब्लैक और व्हाइट दिखाई देते हैं। जैसे डायग्राम हम देखते हैं, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपको ब्लैक दिख रहा है, ये देखो, और व्हाइट आपको दिख रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक का मतलब जहां लाइट नहीं पहुंच रही, और व्हाइट का मतलब जहां लाइट पहुंच रही, वहां लाइट पहुंच रही। तो ये विधि भी कोई ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। इस विधि से हम ये पता नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इस कलाकृति की हाइट क्या है। हाइट के बारे में हम यदि पता करें तो हम हाइट का इससे पता नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर की हाइट क्या है, क्या हाइट है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे उच्चावच संबंधी सामान्य लक्षणों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में उच्चावच दर्शाने के लिए विधि विशेष रूप से उपयुक्त है। यह विधि छोटी मापनी पर बने मानचित्र, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रूप से ये विधि ज्यादा हमारे लिए उपयोग नहीं है। कमी जैसे कि हमें ऊंचाई का, हाइट का बोध नहीं होता, ढाल की मात्रा का भी सही अनुमान से पता नहीं लगता। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स है तो इसका मतलब जो भाग गहरे हैं वहां प्रकाश नहीं पहुंचता, इसका मतलब वहां स्लोप जाता है कि कोई जरूरी नहीं है। और यदि हम ऐसा दिखाते हैं तो कोई बड़ा पर्वत, माउंटेन है, और हमने किसी साइड से प्रकाश की परिकल्पना की तो उसके पीछे वाली इस्तेला करते हैं तो छुप जाएगी। इस कारण यह विधि भी विधि हम कहें सक्सेस नहीं है ये विधि। तो इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार हमने जो गुणात्मक विधियां हैं उनका हमने वर्णन किया। जो स्तर वर्ण विधि का मैंने वर्णन किया था उसकी थ्योरी देखो यहाँ पे दी हुई है। आपके एक बुक के अंदर हिप्सोमेट्रिक कर्व दिया होता है। हिप्सोमेट्रिक कर्व जिसके अंदर हम क्षेत्रफल माइनस
और प्लस दोनों को हम दिखाते हैं। माइनस का भी प्लस का भी, प्रति सतह से ऊपर वाले भी प्रति सतह से नीचे वाले। तो ये जो मैंने आपको पहले बता दिया था उसके बारे में गुण और दोष में ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये जो विधियां हैं, ये विधियां आपको क्या करना है, ये विधियां आपको जो डायग्राम आप बना सकते हो इन विधियों के, तो आपको सीट के अंदर बनाने हैं। डायग्राम आपको सीट के अंदर बनाने हैं इन विधियों के।